हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, स्वागत है आपका हमारे Q&A सेशन 17 में, जिसके आंसर्स आज मैं आपको दूंगा। काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। 104 कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा लेट हो गया हूं मैं यहाँ पे Q&A सेशन बनाने में, उसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे नीचे आ जाते हैं कमेंट में। सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं क्या है। जैसे कि पहली क्वेरी हम पहले ले लें। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है सुप्रिया कदम का। सबसे पहले हमसे पूछते हैं, लो एंड पीसी के लिए एमुलेटर बताएं। लो एंड पीसी के लिए एमुलेटर पर बेस्ड मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखा है, जिसमें कुछ बेस्ट पीसी एमुलेटर मैंने आपको बताया। जस्ट आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी जस्ट आगे लगा दीजिए आप बेस्ट टू डी टैग। पॉसिबल है कि जो क्वेरी आपके मन में आ रही है उस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा हो, क्योंकि मेरा टारगेट भी यही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ गया है, 5 बेस्ट सॉफ्टवेयर टू रन एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड गेम इन योर पीसी, और बस टू डिटेक्ट की तरफ से वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। नॉक्स प्लेयर जैसे काफी सारे यहाँ पे मैंने जितने भी 5 बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। अगला सवाल, VOIT8 ऑफिशियल, योर इंस्पिरेशन। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा चाहिए तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी इंस्पिरेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने आपके लिए एक टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर रखा है, जिस पर बेस्ड मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और उस टारगेट को मुझे समय के साथ अचीव करना है। जस्ट इसी टारगेट के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और यही मेरा एम है, और इसी एम के लिए मैं अपने आप को यहाँ पे मोटिवेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट यही मेरी इंस्पिरेशन है, मेरा काम ही मेरी इंस्पिरेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रिजलिंग टैग, यहाँ पे काफी सारे सवाल हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सर, विंडोज 11 आपको कैसा लगा? सर, मुझे विंडोज 11 का लीक्ड वर्जन का वीडियो सैंपल्स देख के एक्सेप्ट लुक एंड फील, न्यू एप्स एंड एनिमेशन के अलावा ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं लगे। एंड सर, विंडोज 11 मिनिमम रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर मेंशन है कि 4 GB रैम मिनिमम, एंड सर मेरा कंप्यूटर प्रोसेसर सपोर्टेड लिस्ट में नहीं है। सर, मुझे तो विंडोज 11 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देख के लग रहा है कि विंडोज 11 2 GB रैम और 2.7 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर में विंडोज 10 से 50 गुना ज्यादा रैम कंजम्पशन होगा। सर, विंडोज 11 क्या 2 GB रैम वाले कंप्यूटर में चल सकता है क्या? काफी सारे क्वेश्चंस को मिला के आपने एक क्वेश्चन बना दिया है। हाँ, 50 गुना तो नहीं, हाँ, लेकिन ये बात तय है कि हाँ, जो 4 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे विंडोज 11 ने दी है वो बिल्कुल सही दी है, क्योंकि विंडोज 11 का जो यूआई है, जो एनिमेशन उसमें देखने को मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रैम कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। और रही बात कि मुझे कैसा लगा, अभी तक मैंने विंडोज 11 का कोई लीक्ड वर्जन या फिर अनऑफिशियल वर्जन इंस्टॉल करके टेस्ट नहीं करा है कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं आपको भी जेन्युइन रिव्यू तो नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे काफी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं जिन्होंने लीक्ड वर्जन इंस्टॉल कर लिया है और जो आपको बता रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हालांकि मैं जस्ट यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन का, यहाँ पे ऑफिशियल रिलीज का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाऊंगा कि हाँ ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या उसमें ट्वीक किए जा सकते हैं। 2 GB रैम में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, या फिर आपके प्रोसेसर में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये ऑफिशियल बिल्ड के बाद ही तय होगा। उसमें क्या ट्रिक्स और ट्वीक्स यूज किए जाते हैं वो तभी डिसाइड हो पाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट कीजिए प्लीज। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पे हमने कुछ वीडियोस तो बना रखे हैं, तो आपको पता ही होगा, लेकिन काफी समय हो गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ नया चेंजेस हो चुके हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन में भी, गूगल प्ले कंसोल में भी काफी कुछ चेंजेस हो सके हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ नए वीडियोस तो लेकर आएंगे। लेकिन सीरीज की बात रही, अगर हम ट्यूटोरियल्स की बात करें, तो मैंने यहाँ पे कुछ बंच रेडी कर लिए हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे, पाइथन पे और वेब डेवलपमेंट पे, जिन पर वीडियो काफी सारे मैं यहाँ पे शूट कर चुका हूँ। जस्ट उनका एडिटिंग प्रोसेस चल रहा है, तो जस्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट बंच यहाँ पे अपलोड करूंगा। 1 बाय 1 वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गैप कई बार हो जाता है, तो आप लोगों का लिंक उस टॉपिक से टूट जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे पूरे बंच यूज करूंगा, जैसे होगा क्या, आपको जो वीडियो चाहिए या फिर जो टॉपिक चाहिए आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज, सर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राफिक कार्ड। सॉरी सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सिली है, बट मैं आज तक इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, क्योंकि सर कोई बोलता है जीपीयू सिर्फ हाई एंड गेमिंग के लिए यूज होता है, कोई बोलता है सिर्फ एडिटिंग पर्पस के लिए। लेकिन सर, जीपीयू से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? सर, जीपीयू का एक्चुअल पर्पस क्या है? दोस्तों, ग्राफिक कार्ड जो होता है, जो जीपीयू होता है, उसका मेन पर्पस होता है इमेज को रेंडर करना। पहले के जमाने में क्या होता था, हमको ग्राफिक कार्ड की इतनी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि लो रेजोल्यूशन इमेजेस हम यूज करते थे, और लो रेजोल्यूशन इमेजेस से ही वो वीडियोस बनते थे जिनका फ्रेम रेट भी कम होता था। लेकिन आज के टाइम में वीडियो क्लैरिटी इतनी बढ़ गई है, एचडी क्लैरिटी, 4K 8K, इस तरह की क्लैरिटी में आप गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो इमेज को रेंडर करने के लिए हमें यहाँ पे अलग से एक जीपीयू की जरूरत होती है, जो आपको ठीक से इमेज रेंडर करके आपको आपके डिस्प्ले पे शो कर पाता है। जैसा कि जो वीडियोस हैं, जो गेम्स हैं, उनमें काफी सारी इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम यूज करके उनको
क्रिएट किया जाता है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से रेंडर हो पाए, इसलिए हम यहाँ पे जीपीयू यूज लेते हैं। आजकल जो आप मोस्टली सिस्टम यूज लेते हैं उनमें 1.5 से 2 जीबी का जो इंटीग्रेटेड जीपीयू आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप नॉर्मल बेसिस पे जो वर्क है इमेज रेंडरिंग से रिलेटेड वो आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड आप यूज नहीं कर रहे और आप कोई 8K या फिर 4K वीडियो आप चलाते हैं तो वो काफी ज्यादा अटकेगा, यानी कि काफी ज्यादा स्टक करेगा आपके सिस्टम में। लेकिन जैसे ही आप जीपीयू या फिर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो वो इमेज रेंडर होके आपका जो वो वीडियो है 8K 4K वीडियो वो स्मूथ तरीके से चलने लगेगा। तो यहाँ पे जीपीयू का मेन पर्पस है इमेज को रेंडर करना, और इमेज की मदद से ही बनाए जाते हैं यहाँ पे वीडियोस, गेम्स, काफी कुछ यहाँ पे बनाया जाता है, एनिमेशन वगैरह। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर प्रोग्रामिंग के बिगनिंग लेवल में कौन सा लैंग्वेज से स्टार्ट करें? देखो बिगनिंग लेवल मींस जीरो, और जीरो से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो दो अलग अलग फील्ड में जब आप कदम रखते हो तो यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो आपको कोर्स स्टार्ट किए जाते हैं वेब डेवलपिंग के लिए आपको HTML सिखाया जाता है, और ऐप डेवलप और सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए आपको C लैंग्वेज सिखाया जाता है। और ये ही बेसिक लेवल पे सीखने के लिए, बिगनिंग में सीखने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके इन दोनों लैंग्वेज से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप शुरू कर रहे हैं वेब डेवलपिंग सीखना तो HTML से शुरुआत करें, और आप सीख रहे हैं ऐप डेवलप या फिर आप सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आप C लैंग्वेज से स्टार्ट करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सर, किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का होस्टिंग का ट्रैफिक का एक लिमिट होता है एंड सर अगर उससे एक्सेस ट्रैफिक आ जाए तो सर वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन सर ये अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट में सेल के टाइम पर जो हैवी ट्रैफिक आता है ये ई-कॉमर्स वेबसाइट का सर्वर क्यों डाउन नहीं होता? देखो इसके पीछे काफी सारे टेक्निकल रीजन हैं जिनको मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बड़ी वेबसाइट है ये यूज लेती हैं CDN का। CDN मींस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज लेती है, जिससे क्या होता है ये यूजर को हैवी ट्रैफिक के टाइम जस्ट वही चीज शो करती है जिसकी यूजर्स को नीड है। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और भी काफी सारी चीजें हैं, अच्छे सर्वर्स का यूज लेना, अच्छी होस्टिंग का यूज लेना, जिससे कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे डाउन ना हो। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई अमेजॉन जैसी वेबसाइट क्यों यहाँ पर डाउन नहीं होती है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। कई बार हो भी जाती है क्रैश, ऐसा भी नहीं होती है, लेकिन जब ये फैक्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो वो वेबसाइट क्रैश हो भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 सर, प्लीज पाइथन की सीरीज कंटिन्यू कीजिए। मैंने यहाँ पे बंच बना लिए हैं क्योंकि काफी सारे यूजर्स की अलग अलग नीड है। जैसे आपने अभी जस्ट इससे पहले पूछा एंड्रॉइड स्टूडियो सीरीज, अब आप पाइथन सीरीज बोल रहे हैं। ऐसे किसी की फोटोशॉप की सीरीज की नीड है, किसी को गेम डेवलपमेंट की सीरीज है, तो यहाँ पर जस्ट मैं पूरा बंच यहाँ पे पब्लिश करूंगा, जिससे कि आपको जो वीडियो चाहिए वो आप देख लें। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कई बार वीडियो डिले भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो फीडबैक मुझे अब तक मिले हैं, जो भी चीजें मैंने देखी है, जो भी चीजें एनालाइज करी, चाहे वो हैकिंग कोर्स हो, जो भी आपको मिलेगा बंच के रूप में मिलेगा, जिसमें सारे वीडियोस में एक साथ ही डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज सर, आप हैकिंग कोर्स कब लॉन्च करेंगे? देखिए आपकी क्वेरी यहाँ पे आ गई। तो काफी सारे लोगों की अलग अलग कोर्सेज की नीड है, और एक कोर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30 वीडियोस कोर्स में होंगे। तो काफी लंबा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जो मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूंगा। आई होप कि बस सक्सेसफुल हो जाए तो, और आपके समझ में आ जाए। अगर आप लोगों के समझ में आ रही है मेरी भाषा, मेरा तरीका, तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सर, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसे बना था? क्योंकि सर किसी भी OS या सॉफ्टवेयर को बनाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट जो OS पहले से इंस्टॉल्ड है, एक कोड एडिटर। लेकिन सर उस टाइम पे तो कोई कोड एडिटर नहीं था। MS-DOS से पहले जो OS था वो OS तो कोई ऐसा कोड एडिटर सपोर्ट भी नहीं करता था। तो सर माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी कोड एडिटर से कैसे कोई OS बनाया? देखिए इसके पीछे काफी लंबी हिस्ट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट जो MS-DOS सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लगता है, इससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे QDOS, और उससे पहले भी IBM ने 1955 के समथिंग यहाँ पे एक OS डेवलप कर लिया था। तो उस पर बेस्ड मैं आपके लिए अलग से टाइमलाइन वीडियो बनाऊंगा कि कब कौन सा OS बना और कैसे डेवलप होता गया हुआ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको Q&A में शॉर्ट में बता के वेस्ट नहीं करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2-4 चीजें आपने पहले भी पूछी थी जिनकी हिस्ट्री के बारे में आपने पूछी थी, मेरा माइंड से स्लिप हो गई, तो एक बार आप मुझे रिमाइंड करा देना। उसकी हिस्ट्री पर बेस्ड मैं एक बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाऊंगा जो आपको इंटरेस्टिंग भी रहेगा सोचने में, जिससे कि आप और लोगों को भी बता पाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सर, SSD इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? एंड सर मुझे पता है कि SSD में मेमोरी चिप टेक्नोलॉजी है जो कि हार्ड डिस्क से मोर देन 80 गुना फास्टर है, एंड सर वो बहुत पावर एफिशिएंट है। बट सर पेन ड्राइव में भी तो वही सेम मेमोरी चिप डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज होती है। बट सर अगर 64 GB पेन ड्राइव का प्राइस अराउंड 540 है सर, अगर और एक 64 GB पेन ड्राइव लिया जाए तो सर 128 GB हो रहा है।
फिर सर 128 GB पेन ड्राइव का प्राइस भी तो अराउंड 1080 के समथिंग हुआ, लेकिन सर 120 GB SSD का प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 2000। सर दोनों स्टोरेज डिवाइस में भी एक ही टेक्नोलॉजी यूज होने के बाद भी एसएसडी इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो एसएसडी के एक्सपेंसिव होने के कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई नई मार्केट में आती है तो उसके प्राइस थोड़े से हाई रहते ही हैं। जो पेन ड्राइव आज आप देख रहे हैं, ये आज की डेट में आपको 64 GB 540 के समथिंग मिलती है, लेकिन एक समय था जब 4 GB पेन ड्राइव आपको इतने रुपए में मिलती थी। तो ये एक टाइम है जब चीजों की वैल्यू कम हो जाती है तो उनका प्राइस भी कम हो जाता है। अभी एसएसडी नया प्रोडक्ट है, मार्केट में आया है, अभी बिकना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे जैसे सब जगह अवेलेबल हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस नीचे आ जाएगा। दूसरा, ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि एसएसडी के अंदर हालांकि दोनों ही चीजें एक फ्लैश ड्राइव प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन एसएसडी के अंदर कुछ कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स ट्रांजिस्टर्स का एक्स्ट्रा में यूज किया जाता है, जिससे कि वो डेटा स्टोरेज आपका करप्ट ना हो और वो अदर जो हार्डवेयर्स हैं उनके साथ प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। तो उन कंट्रोलर्स की वजह से भी इसका जो प्राइस है वो पेन ड्राइव से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ेंगे तो इन सभी चीजों का साइज छोटा होता जाएगा। हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर सीपीयू भी आपका कंप्लीट सीपीयू इस साइज का मिले। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर हार्ड डिस्क या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जब डेटा स्टोर होता है तो 0101 फॉर्मेट में स्टोर होता है। एंड सर मैंने ये बाइनरी कैलकुलेशन भी किया है, लेकिन सर जब डेटा नॉर्मली डिलीट होता है तो वो एक्चुअली रिकवरेबल स्टेज में होता है, जब तक सर कोई वही सेम साइज का दूसरा डेटा से ओवरराइट ना हो। लेकिन सर सपोज 0101 से डेटा राइट हुआ है तो सर डेटा ज्यादा जब ओवरराइट या डिलीट होगा तो सर ऐसे 0101 फॉर्मेट में ही ओवरराइट होता है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, आपने जो सवाल कहा है कि हाँ भाई कोई भी डेटा जो स्टोर होता है वो 0101 यानी कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन ये बाइनरी फॉर्म ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल में जो डेटा स्टोर कर रहा है एसएसडी के अंदर या फिर पेन ड्राइव के अंदर, वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स वो डेटा स्टोर कर रहे हैं। जब वो चार्ज होते हैं फुली चार्ज, दैट मीन के अंदर कोई डेटा स्टोर है, उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जब वो एम्प्टी होते हैं तो उनके अंदर कोई डेटा नहीं है, वो ब्लैंक है। इस मैकेनिज्म को मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि भाई हार्ड डिस्क या फिर एसएसडीज किस तरीके से डेटा को स्टोर करती है, किस तरीके से एक नया डेटा ओवरराइट होता है। ये सभी मैकेनिज्म मैं आपको एक पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा एक पीपीटी के थ्रू, तब आपके सही से समझ में आएगा। नहीं तो अभी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो को एडिट करना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर आजकल बहुत सारे सर्विसेज डेटा लीक हो रहे हैं। सर कुछ दिन पहले डोमिनो का हुआ था, लेकिन सर कोई हैकर जो डेटा लीक कर रहा है वो कैसे किसी भी कंपनी का इंटरनल सर्वर पे घुस के डेटा लीक कर सकता है? इतना हाई एंड रहने के बाद भी, सिक्योरिटी सिस्टम रहने के बावजूद भी कैसे डेटा लीक हो जाता है? एंड सर वो हैकर्स अनोनिमस कैसे रहते हैं? सर पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाती? एंड सर व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर कभी इन केस हमारा डेटा लीक हो जाए? इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, सिर्फ हैकर्स ही नहीं, कंपनी के इंटरनल किसी पर्सन की वजह से भी ये चीजें कई बार लीक हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर बार कोई काम किसी हैकर का हो, कुछ ब्लैक हैट एम्प्लॉयज का भी हो सकता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी चीजें रिलीज होने से पहले जो लीक हो जाती हैं वो जरूरी नहीं है कि फाइनल वर्जन हो या फिर फाइनल आउटपुट हो कंपनी उनमें, या फिर फाइनल प्रोडक्ट जब रिलीज करती है तो हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस कर दें। ऐसा ही मूवीज के साथ भी होता है, कई बार मूवीज रिलीज होने से पहले लीक हो जाती है। तो मूवीज के केस में तो यह है कि हाँ भाई आपको पूरी स्टोरी लाइन पता लग जाएगी, तो कई बार मूवीज को टाइम से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पीछे सिर्फ हैकर्स का हाथ है, इसके पीछे काफी सारे हिडन हैंड्स का हाथ हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सर किसी भी सॉफ्टवेयर का पोर्टेबल वर्जन कैसे क्रिएट करें? देखो कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं उनका पोर्टेबल वर्जन क्रिएट करना इजी होता है, लेकिन कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, उनका भी पोर्टेबल वर्जन तो क्रिएट किया जाता है। और उन पोर्टेबल वर्जन को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि उनकी जो डिपेंडेंट फाइल्स हैं, जो जहां पर भी इंस्टॉल होती है, जो भी रजिस्ट्री है, वो अगर एक ही जगह पर इंस्टॉल हो जाए, एक ही जगह पे, यानी कि एक आइसोलेशन में जब हम रख दें, तो वो एक पोर्टेबल वर्जन हमारा पोर्टेबल वर्जन की तरह हमारा काम कर सकता है। इसमें जो प्रोसेस यूज होता है उस पर 2-4 प्रोसेस है जिनके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, और आपको कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टेबल क्रिएट करके ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस पोर्टेबल किसी सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बनाने में इलीगल और लीगल दोनों मेथड यूज होते हैं। कुछ मेथड को कंपनी लीगल मानती है, कुछ मेथड को कंपनी इलीगल मानती है। तो हम लीगल तरीके से हर टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सर, जूम पर एक बार वर्चुअल मीटअप कीजिए। बिल्कुल हम करेंगे, मैं आपको काफी टाइम से कह रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे मूड नहीं बना पाया हूँ या फिर मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम जल्द ही जूम पर या फिर जो भी गूगल मीट प्लेटफॉर्म है उस पर हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 14 सर, आप एक एंड्रॉयड गेम बनाने के ऊपर एक वीडियो बनाएं। जो हम 3D गेम डेवलपमेंट यहाँ पे कोर्स बनाएंगे, एंड्रॉयड में चलने वाले गेम बनाने भी आप सीख पाएंगे। नंबर 15 एंड सर, रुद्र कैसा? रुद्र एकदम फिट है। बाय द वे सर, स्टे सेफ इन द पैंडेमिक सिचुएशन। सर इतना ही सवाल है। ओके, थैंक यू सो मच आपके इतने सारे सवालों के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस की लिस्ट बढ़ाते रहिए, अच्छा लगता है आप लोग सवाल पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, तो क्योंकि इससे काफी सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जो भी लोग Q&A देखते हैं वो एक दूसरे के सवालों से इंस्पायर होते हैं, और मैं कई बार देखता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के सवालों के जवाब भी देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, आप एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट इज केशव सर, आई हैव नॉट एनी क्वेश्चन बट सर यू आर ग्रेट। जब आपको कोरोना हुआ था तब आपको हम लोग के लिए वीडियो बनाया, एक दिन भी मिस नहीं किया। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो रोज वीडियो बनाता होगा। सर सही बोल रहा हूँ, आप ग्रेट हो सर। आपको कोरोना हुआ था तब तो आप वीडियो बनाते ही थे, बट सर उसमें एडिटिंग एडिटिंग फिर कितना कुछ करके फिर अपलोड करते थे। सर रियली यू आर ग्रेट। आपके जैसे ना तो कोई यूट्यूब है ना कोई चैनल है पूरे यूट्यूब में। मैं तो कहता हूँ आपके जैसे यूट्यूबर वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जिसको कोरोना हुआ हो, वो रोज वीडियो डालता है, उस वीडियो की एडिटिंग भी करे। सर रियली यू आर ग्रेट। सर आज मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे पास कोई वर्ड भी नहीं है आपके टैलेंट को बताने का। सर रियली यू आर ग्रेट सर, आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच केशव। ये सब आप लोगों का प्यार है। जब मुझे कोविड-19 या फिर कोरोना हुआ था टाइम, तो आसपास की सिचुएशन, आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा था, ऑक्सीजन खत्म हो गया, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा था। तो जस्ट मैं उस टाइम यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूं। तो उस समय मुझे सिर्फ यही याद आया कि भाई मैं ऑफिस का कुछ काम कर नहीं सकता, तो जस्ट मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता था, किस तरीके से अपने माइंड को एंगेज करूं और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में करता रहा। तो जितना मेरे अंदर स्टैमिना था, तो मैं जस्ट यही कोशिश करता रहा आप लोगों के प्यार को देखते हुए कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो जस्ट हार्डली मैं 1.5 से 2 घंटा कोशिश करता था। जैसे सपोज आधा घंटा अगर मेरा बैठने की सिटिंग करने की हिम्मत है, तो मैं आधा घंटा बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता था, देन आधा घंटा रेस्ट करके फिर आधा घंटा मैं यहाँ पे एडिटिंग करता था, 1.5 घंटा, फिर आधा घंटा रेस्ट करके आधा घंटा उसको अपलोड वगैरह करने में लगाता था। फिर आप लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हो जाता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके कमेंट में। तो जस्ट आप लोगों ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी, इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, जो आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं। और इस महीने शायद हमने 700 से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अब तक हमारे चैनल पे 720 के समथिंग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो मेरा टारगेट है कि जल्दी 1000 को पूरा कर लें हम, और फिर इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहें। जस्ट आप यूट्यूब पे सर्च करें कोई भी क्वेरी, आगे बस टुडे टेक लिख के, तो हमारा वीडियो वहां पर मिले। मेरा जस्ट ये एम है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज हिमांशु यादव सर, क्या जो विंडोज 11 आएगी उसे हम विंडोज 10 के सिस्टम पर चला पाएंगे? और सर विंडोज 10 वालों को फ्री अपडेट मिलेगा क्या उसका विंडोज 11 का? हाँ बिल्कुल, मैंने FAQs में भी आपको बताया। विंडोज 11 जो आएगी और आप विंडोज 10 अगर आप यूज कर रहे हैं और आपकी हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर उसको फुलफिल करती है विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट को, तो डेफिनेटली आप विंडोज 11 यूज कर पाएंगे, और ये आपके लिए एकदम फ्री होगा। आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो विंडोज 10 का जो करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो ऑटोमेटिकली रोल आउट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 2021 के एंड में ये बोला गया है, अक्टूबर से रोल आउट होना स्टार्ट होंगे, और पूरा प्रोसेस 2022 पूरा 2022 चलेगा। हो सकता है ये कंट्री वाइज हो सकता है ये सिस्टम वाइज हो, तो ये धीरे धीरे रोल आउट होना स्टार्ट होगा। और आपके पास मौका भी रहेगा, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज विद इन 10 डेज वापस से विंडोज 10 की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए एकदम फ्री रहेगा। नेक्स्ट इज शिखा चौधरी सर, मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें और अपने चैनल के बारे में बताएं। बिल्कुल, आपका सवाल तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के लिए हमारा चैनल है। आई गेस 2015 या 16 में मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था, तब 2-4 वीडियो ही डाले थे क्योंकि ऑफिस से इतना टाइम नहीं मिलता। फिर कुछ वीडियोस और डालना शुरू किए। इस तरीके से धीरे धीरे कंटिन्यूटी आई है, और अब आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते हैं। साइंस बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड मेरा एम है हर तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, लेकिन अभी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस चल रहे हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज हिमांशु यादव अगेन सर, कई बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉट प्रोसेसिंग लिखा आ जाता है, इसे कैसे ठीक करें सर, प्लीज बता दें। मैंने कई वीडियो में देखा सर, उसमें कुछ कहते हैं टास्क मैनेजर में जाके सर्विसेज में प्रिंट स्पूलर का मैनुअल कर दो, कोई सोल्यूशन बता दो सर। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है और बाकी की सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी न किसी
हिस्ट्री में इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि आप सबसे पहले तो चेक कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अदर प्रोडक्ट को यूज करके, पावर पॉइंट चला के देखिए, एक्सेल चला के देखिए। अगर उनमें भी आपको इस तरीके का इशू आता है, दैट मीन कि ऑफिस आपका प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं है, उसको आप वापस से जिस सेटअप से आपने इंस्टॉल किया था उसको वापस से रन करें, रिपेयर का ऑप्शन आएगा, रिपेयर करें और वापस से इंस्टॉल करके फिर अपना सिस्टम रीस्टार्ट करिएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सेटअप यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड हो या फिर अनऑथराइज्ड हो, तो आप बेहतर रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट का जो सेटअप है या फिर कुछ जो वीडियोस मैंने आपको बताया वहां से आप उनकी इमेज डाउनलोड करके फिर उनको इंस्टॉल करें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स। सर एक बार और फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बताओ। बिल्कुल बताएंगे, जल्द ही आपके पास वीडियो आएंगे। नेक्स्ट इज शोएब निखिल। सर आपकी वीडियोस हमेशा की तरह ब्लॉकबस्टर होती है। देखो ब्लॉकबस्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि काफी सारे इतने ज्यादा व्यूज तो नहीं आते एक साथ, लेकिन हाँ ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपके लिए जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं और जो वीडियोस आपकी हेल्प करें। आज भी, आज से 5 साल बाद ही इस तरीके के वीडियोस मेरी बनाने की कोशिश रहती है। नेक्स्ट इज द यूनिक बैकपैकर। सर मेरे माइक्रोसॉफ्ट में एरर आ रहा है जब मैं ऐप को इंस्टॉल पेज पर जाने की ट्राई करता हूँ। एरर में 2 कोड शो होते हैं, बॉटम में एक में न्यूमेरिक कोड और एक में अल्फाबेटिक कोड आता है। मैंने ट्राई किया सॉल्व का बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। मेरे पीसी की विंडोज सर्विसेज में अपडेट शो नहीं हो रही, तो मैं उम्मीद करता हूं आज इसे सॉल्व कर देंगे। आपने मेरी बहुत प्रॉब्लम में मदद की है। राज तंवर फ्रॉम राजस्थान जोधपुर। देखो राज, साफ सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब तक वो न्यूमेरिक कोड या फिर अल्फाबेटिक कोड पता नहीं लगेगा तब तक उस प्रॉब्लम को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अभी कुछ टाइम में मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं किस वजह से आ रही है। ठीक है, उसका लॉग आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उसका फोटो खींचिए, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिए। हो सकता है कि मैं उसको आज ही देख लूँ, कई बार मुझे 1-2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मैं उन मैसेजेस को देख लेता हूँ। काफी सारे लोगों के मैसेज रहते हैं तो कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं, तो उन मैसेजेस को मैं देख लेता हूँ। मैं आपके कोड को देखूंगा, फिर उसके बाद ट्रैक करेंगे कि किस वजह से आ रहा है ये कोड, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको बता पाएंगे। या फिर आप इस कमेंट में लिख देते तो आपको हो सकता है सॉल्यूशन मैं अभी बता पाता, बिना कोड के सॉल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट इज इट्स मी अड्डा। सर विंडोज 10 अपग्रेड टू विंडोज 11। देखो काफी सारे वीडियोस यहाँ पे चल रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपकी दिली ख्वाहिश है, तो आप उन वीडियो को देखें और विंडोज 11 में अपग्रेड कर लें। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोई अपग्रेड अभी नहीं दिया जा रहा है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोई आईएसओ फाइल प्रोवाइड की जा रही है आप ऑफिशियल तरीके से आप विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सके। लेकिन फिर भी आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है तो जो वीडियोस आपको, जो प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं, कोई ऑथेंटिक प्रोसेस आपको लगता है तो आप उसको अपना सकते हैं। मैं वीडियो विंडोज 11 पे तभी बनाने की कोशिश करूंगा जब मुझे ऑफिशियल बिल्ड उसका मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं तो अपना सिस्टम पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी विंडोज 11 से थोड़ा सा दूर हूँ। जस्ट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो जस्ट मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लीक्ड वर्जन मैं यूज करने के हक में भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो कई बार अनसेफ होते हैं, आपके लिए अनसेफ हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बिल्ड नहीं है, ऑफिशियल बिल्ड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी जब तक वो ऑफिशियल उसका बिल्ड रिलीज नहीं करेगा। इसलिए मैं विंडोज 11 डाउनलोड करने की या फिर इंस्टॉल करने की साइड भी नहीं हूँ। तो अभी ये जंग आपको अपने आप लड़नी पड़ेगी अगर आप विंडोज 11 यूज करना चाहते हैं अभी। ठीक है, हालांकि आप वर्चुअल मशीन में आप चला सकते हैं, अगर आपको उसके फीचर्स वगैरह देखने हैं लीक्ड वर्जन के तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शोएब अगेन। आई हैव HP G4 लैपटॉप which is 8 years old. My HDD health is 78%. The main problem is hanging laptop. I clean processor dust and reapply thermal paste installing new Windows 7 86 but performance is too low. I am very frustrated. Please give me solution and I also updated BIOS. देखो आपने अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो अगर इनके पीछे आपको रीजन नजर आया होगा तब करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि हीट ज्यादा हो रहा है सिस्टम में या फिर डस्ट बहुत ज्यादा है या जो फैन है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तब तो ये सब ठीक है। अदरवाइज दैट मीन कि आप जो हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं 78% उसकी हेल्थ है, लेकिन आप ये चेक करें कि उसके अंदर पेज फाइल कितनी क्रिएट हो चुकी है। अगर डिस्क सेक्टर प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है तो उसको आप अरेंज करें। डिस्क डीफ्रेगमेंट का यूज लें, अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो आप चेक डिस्क अप्लाई करें। तो ये जो कुछ ट्वीक्स हैं उनको अप्लाई करें, उससे क्या है जो अनअरेंज्ड मटेरियल है आपकी हार्ड डिस्क में वो अरेंज हो जाएगा, फिर आपकी हार्ड डिस्क हेल्दी तरीके से वर्क कर पाएगी। तो ये करके देखिएगा एक बार, डिस्क डीफ्रेगमेंट वगैरह जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको अप्लाई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट इज शिखा चौधरी। सर मेरे कंप्यूटर को जब मैं स्टार्ट करता हूं तो लिखा आता है स्कैनिंग एंड रिपेयरिंग। सर उसका एरर कोड तो याद नहीं है, बट सर ऐसे करके कोई कोड है सर, मुझे एग्जैक्टली कोड नहीं पता, बट सर मुझे प्लीज आप सॉल्यूशन बताएं। देखो बिना कोड के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस चीज को समझें। ठीक है, जब तक हमें किसी बीमारी का नाम नहीं पता होगा तो दवाई उसके बारे में क्या दी जाए, ये एक
ये एक अनट्रीटेबल चीज होगी। ठीक है, तो आप मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं कोड को, तो जब भी आपको याद आए आप इंस्टा पे मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए। इंस्टा यूज नहीं करते हैं, फेसबुक पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द यूनियन बैकपैकर। सर यूनिटी के बारे में वीडियोस बनाओ। बिल्कुल, मैंने जैसा भी बताया बन आएगा पूरा कोर्स का यूनिटी पर और अनरियल इंजन पे, दोनों पर वर्क चल रहा है, दोनों पर आएंगे। ऋषि बनोता, इन्फॉर्मेशन अबाउट विंडोज 11। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी एफएक्यूज वगैरह के थ्रू, आई होप कि आपको मिल गई होगी। तो लगभग वीडियोस में बना चुका हूँ, और ज्यादा विंडोज 11 पे वीडियो बना के आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। कोई अच्छी अपडेट या फिर कोई अच्छी न्यूज आएगी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तब जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यू आर सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। हाँ भाई बिल्कुल, अभी तक तो सेफ हैं। थोड़ा सा बीच में झटका आया था लेकिन बच गए। सर उबुंटू ओएस पर वीडियोस बनाओ प्लीज। देखो लिनक्स पे मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको लिनक्स सीखना है, बेसिक चीजें सीखनी है, तो आप वो देख सकते हैं। उबुंटू ओएस पे आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, कोई ट्रिक चाहते हैं, ट्वीक्स चाहते हैं, तो वो मुझे बताइएगा। एंड सर आई हैव 4 GB रैम, इंटेल प्रीमियम G2030 प्रोसेसर एंड 499 GB हार्ड डिस्क एंड विंडोज 10, बट द एप्स नॉट रेस्पॉन्स, और कभी कभी फ्रीज हो जाता है पूरा सिस्टम। प्लीज गिव मी सॉल्यूशन, और बहुत लैग करता है। मैंने सब कुछ देख लिया बट सही नहीं हो रहा, प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन। देखो इसमें सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हीट तो नहीं कर रहा, बोर्ड से गर्म हवा तो नहीं आ रही, आपका जो प्रोसेसर है अननेसेसरी हीट तो नहीं कर रहा। क्योंकि हीट जो है वो आपके कंप्यूटर का दुश्मन है। हीट होगी तो आपके पार्ट्स की लाइफ स्पान आपका कम होगा, और साथ ही साथ हीट होगी तो आपका सिस्टम स्टक भी करेगा। तो अगर हीट नहीं कर रहा है तो उसके अलावा तो जस्ट आप अपने सिस्टम में डिफ्रेगमेंट करें, चेक डिस्क करें, इससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेम्पररी फाइल्स कम से कम रखें। अभी कुछ दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अपने सिस्टम की सारी कैशेस कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन ट्वीक्स को आप यूज करके स्मूथली रन कर सकते हैं अपने सिस्टम को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी हीट की वजह से कई बार आपका सिस्टम स्टक कर सकता है, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा एक बार। डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कूलिंग फैन आपका प्रॉपर तरीके से हीट को बाहर रिलीज कर रहा हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। तैयब रहमान, सर जब मैं लैपटॉप शट डाउन करता हूं तो सब कुछ ठीक होता है, जब लैपटॉप ऑन करता हूं तो टाइम चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम तो मोस्टली सीमोस बैटरी की वजह से होती है। सीमोस बैटरी बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन लैपटॉप में कई बार सोल्डर्ड भी होती है, तो आप अगर चेक करें तो ध्यान से कीजिएगा। इसलिए कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये बैटरी की वजह से इशू हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आरवी सन, नॉलेजेबल कंटेंट लोगों को क्यों पसंद नहीं आता? आप इतनी मेहनत करते हो, रीच क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रीच नहीं मिल पा रही है। रीच तो ठीक ठाक है हमारी, लगभग 10 मिलियन लोगों तक हमारी रीच हर महीने की है। कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं वो मैं ट्रेंडिंग कंटेंट पे कभी वर्क नहीं करता। मेरा जो कंटेंट है वो इस बेसिस पे है कि जो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि आज आपको उसकी नीड हो, कल नीड पड़ सकती है, परसों नीड पड़ सकती है। तो अगर डेली, अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यह है जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर डेली, अगर एक दिन में किसी एक पर्सन के भी काम आ रहा है, दैट मीन कि वो वीडियो बनाने का रिजल्ट अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज से हो सकता है साल भर बाद उसकी जरूरत पड़े, तो हम किसी ट्रेंडिंग कंटेंट पे वर्क नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा काम मैं भी कर सकता हूं कि भाई एक हैकिंग का वीडियो आपको बना दूं, एक फर्जी वीडियो बना के आपको फर्जी थंबनेल लगा के व्यूज कमा लें और पैसा कमा लें। तो पैसा कमाना हमारा एम नहीं है। हम थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल स्टेप चलेंगे और लंबा आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में कुछ ना कुछ कंटेंट बना के और आपकी नजरों से दूर हो जाए। आपकी नजरों में बसना है, आपके दिल में बसना है, और सबकी नजरों में बसना है, यही हमारा एम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। शिखा चौधरी अगेन, सर मैं 12 इयर्स ओल्ड हूँ और मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो सर मैं कहाँ से शुरू करूँ? प्लीज सर पूरा डिटेल में बताएं, प्लीज सर, प्लीज बताएं, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो आप 12 इयर्स ओल्ड हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं कहूंगा कि ये हमारे देश का भविष्य है जो इस बारे में सोच रहा है, इस तरफ सोच रहा है। ठीक है, आप बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक सबसे पहले कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, बेसिक चीजों को समझें, कंप्यूटर कैसे काम करता है इन चीजों को समझें। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे थोड़ा थोड़ा वर्क करें। वेब डेवलपिंग की फील्ड में आप अगर वर्क करना चाहते हैं तो HTML से स्टार्ट करें, HTML से स्टार्ट करें, HTML लैंग्वेज सीखें। आप C लैंग्वेज पर थोड़ा थोड़ा देखें कि हाँ भाई क्या चीजें होती हैं। आप एकदम से अपने ब्रेन पर लोड ना डालें, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखें कि कौन सी चीज कैसे होती है। सबसे पहले सवालों की उत्सुकता बढ़ाएं, हर चीज में सवाल ढूंढें, और नहीं उसका जवाब मिल रहा है तो हमसे पूछें। हमारे Q&A सेशन में हमसे सवाल पूछें, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको हमें नहीं आएगा तो हम उसका जवाब किसी और से पूछेंगे, ढूंढेंगे, बुक्स में ढूंढेंगे, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी बढ़ाइए सवाल पूछने की, और देखिए कि कंप्यूटर में कौन सी चीज कैसे हो रही है, और HTML से शुरुआत करें, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि वेब पेज कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे वर्क हो रहा है। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा जब आप थोड़े से सीखने लग जाएं, आप C लैंग्वेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा, तो आपको अपने आप आपका पाथ मिलता जाएगा। बाकी
बाकी हम आपके पास यहाँ पे बैठे ही हैं। नेक्स्ट इज पार्थ धनानी, सर वीबी कोड कैसे क्रिएट करें? वीबी कोड में आपको क्या क्रिएट करना है वो बताएं। एक्सेल में कॉन्टैक्ट को कैसे सेव करें? एक्सेल में आप कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। शायद मैंने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा है तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हिमांशु अगेन, एक्राइलिक ब्लर इफेक्ट इन विंडोज 10 नॉट वर्किंग, प्लीज हेल्प। कहां पर वर्क नहीं कर रहा? एक्राइलिक इफेक्ट तो जहां तक है मैंने देखा है लॉग इन विंडो पे मोस्टली यूज होता है विंडोज 10 में। अगर लॉग इन विंडो पे अगर आपको एक्राइलिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर या फिर रजिस्टर एडिटर की हेल्प से मैं आपको करना बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शोएब अगेन, मेक अ वीडियो ऑफ फोल्डर बैकग्राउंड चेंजिंग इन द एक्सपी, दिस इज वर्क बट नॉट विंडोज 7, 8, 10। एक्सपी में तो इजीली वर्क कर जाता था, desktop.ini की फाइल का यूज करके हम डायरेक्ट बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे। 7, 8, 10 में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। एक वीडियो मैंने आपको बना रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको फोल्डर बैकग्राउंड चेंज करना है तो। लिंक मैं आपको इसके कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, आपके पास 3 रिप्लाई हैं और यहाँ पे ट्रिजलिंग टैग ने यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर भी दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपस में ऐसे ही एक दूसरे को कंटेंट शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। नेक्स्ट इज द यूनियन बैकपैकर अगेन, सर क्या हम अपनी विंडोज का बूट चेंज कर सकते हैं? देखो एक लिमिटेड रीच है हमारी जहां तक हम कर सकते हैं, काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज की श्योरिटी नहीं की जा सकती कि हाँ भाई वो चीज चेंज करने के बाद आपकी विंडोज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार नेगेटिव इफेक्ट होना चालू हो जाता है, कई बार विंडोज स्टक होना चालू कर देती है, लेकिन आपको करके बताएंगे, थोड़ा सा कस्टमाइज करके बताएंगे, स्टार्टअप स्क्रीन चेंज करके बताएंगे, स्टार्टअप आइकन चेंज करके बताएंगे, विंडोज को कस्टमाइज करना आपको करके बताएंगे। नेक्स्ट इज सूर्यान गोलानी, सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल का पासवर्ड कैसे रिमूव करें? और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का नेम क्या है? सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक के नेम की बात करें तो एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन कैलिब्रो करके ऐसे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं आपको नेम शेयर कर दूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में ही मिल जाएगा। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल का पासवर्ड आप जिस भी तरीके से रिमूव करें वो एक हैकिंग का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ 2-4 टूल हैं जो डायरेक्ट आप इंस्टॉल करके उनको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको इंस्टा पर बता दूंगा या फिर आपको कमेंट में यहाँ पे शो कर दूंगा, आप उनको यूज करके डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उत्सव गुप्ता, सर हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल GTA 5 1.54 ऑनलाइन प्लस मल्टीप्लेयर प्लस स्टोरी मोड फॉर फ्री। देखो ऑनलाइन अगर आप खेलेंगे तो जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें आपको फ्री तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन जरूर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इधर उधर से और फिर खेलने का लुत्फ उठा सकते हैं। ऑनलाइन तो मुझे लगता है इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड है तो वहां तो आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। बाकी मुझे इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार मैंने देखा था तो शायद वहां पे चार्ज है, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट नाम तो समझ में नहीं आ रहा है दूसरी लैंग्वेज में, सर प्लीज टेल मी हाउ टू यूज एंड्रॉइड स्टूडियो, प्लीज अपलोड दिस टाइप वीडियो। देखिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं पूरा बता रखा है, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है एंड्रॉइड स्टूडियो। जस्ट आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो बस टू डेटा, आपके पास वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करने से लेके ऐप बनाने से लेके उसको एपीके में कन्वर्ट करने से लेके उसको गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड करने तक के वीडियो मैंने आप लोग के लिए बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। 2 ऐप बना रखे हैं जिनके लिए आपको फुल डेमो मैंने आपको शो कर रखा है। नेक्स्ट इज कन्वे हसीब, सर हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस ऑन एनी कंप्यूटर। देखो ये पॉसिबल नहीं है, ऑन एनी कंप्यूटर जहां पर आप लगा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैक की तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मैक ओएस हार्डवेयर में एक स्पेशल टाइप की चिप को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है जो एप्पल के सिस्टम में ही मिलेगी। जब वो डिटेक्ट कर लेता है फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हालांकि एक नई हार्ड डिस्क में ये ट्राई किया जा सकता है, जिसके चांसेस भी 2% ही है कि मैक ओएस इंस्टॉल हो जाए, कोई पुराना वर्जन। जो नए वर्जन है वो तो इंस्टॉल नहीं होंगे किसी भी हार्ड ड्राइव में, वर्चुअली आप यूज कर सकते हैं। Next is Nishchay Balani, sir my PC can't run Windows 11 because secure boot UEFI BIOS not supported. It has legacy mode and my PC meet all other specifications to run Windows 11. Can we change BIOS mode without reinstalling Windows? Please answer my question. देखो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है दोनों ही तरह के बूट प्रोसीजर को, तो आपके पास बूट सेटअप मेन्यू में ऑप्शन आता है कि आप किस प्रोसेस से बूट करना चाहते हैं, UEFI से करना चाहते हैं या फिर लेगेसी से करना चाहते हैं, तो आपके पास वहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट ही नहीं करता UEFI को, सिर्फ लेगेसी बेस्ड आपका बोर्ड है तो दिक्कत वहां पे हो सकती है। तो बाकी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर आपका बोर्ड सपोर्ट करता है तो।
नेक्स्ट इज तैयब रहमान सर, आप कौन सा ड्रामा देखते हो और कोई अच्छी सी टेक मूवी बताएं। ड्रामा तो अभी फिलहाल मुझे देखने का टाइम नहीं मिलता, और टेक मूवी के बारे में मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, अभी एट प्रेजेंट मेरे माइंड में नहीं आ रही है एज सच ऐसी कोई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मूवीज भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन कुछ मूवीज मैंने देखी है रोबोटिक बेस्ड और टेक्निकल बेस्ड, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी, जिनका माइंड मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द यूनियन बैकपैकर। नेक्स्ट इज द यूनियन बैकपैकर। सर क्या एम आई टीवी में हम पहले वाले शुरू वाले वर्जन जिसके बाद अपडेट से सब चेंज हो गया है, क्या हम एम आई टीवी में प्रीवियस वर्जन में जा सकते हैं? तो एम आई टीवी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपके पास एम आई टीवी में एक ऑप्शन आएगा फैक्ट्री रीसेट सेटिंग का, आप उसको यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां से शुरू हो जाएंगे वापस से, जब आपके पास फ्रेश एम आई टीवी आपके पास आया तो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने एम आई टीवी में। नेक्स्ट इज ऋषि स्टेटस फॉर यू, आई हैव लॉस्ट माय जेन्युइन विंडोज। सर आप पायरेटेड वाला यूज कर रहा हूँ, उसको जेन्युइन कैसे बनाऊं? देखो पायरेटेड अगर आप यूज करो तो उसको आप जेन्युइन नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वो डाउनलोड ही पायरेटेड की है। आप जेन्युइन विंडो डाउनलोड करें, जेन्युइन वेबसाइट से डाउनलोड करें, तब वो एक जेन्युइन विंडो आपकी रहेगी। बाकी किसी और वेबसाइट से, अनऑथराइज्ड वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो वो पायरेटेड हो सकती है। ठीक है, तो जेन्युइन वेबसाइट से डाउनलोड करें, और उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है, उसको फॉलो करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेन्युइन आपकी विंडो रह जाएगी। नेक्स्ट इज कौस्तव सर, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च एन इवेंट अबाउट विंडोज 11 एंड उसके बाद एक लीक्ड आईएसओ आई, जिसे कई सारे लोग एक्चुअल विंडोज 11 रिलीज कह रहे हैं। सर प्लीज मेक अ वीडियो क्लैरिफाइंग ऑल दीज डाउट्स एंड टेल अस कि हमें क्या करना चाहिए। देखो अभी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप जाके देखोगी, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज 11 का, जब आप उस पर जाओगे तो उस पर आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो ऑफिशियल रिलीज है, जो ऑफिशियल बिल्ड है, वो इस साल के एंड तक रिलीज किए जाएंगे और धीरे धीरे विंडोज 10 रोल आउट होने लगेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल बिल्ड अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अगर आप लीक्ड वर्जन यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऑन रिस्क पे करेंगे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अब इस पर भी कार्रवाई चालू कर चुका है, जिन लोगों ने इस तरह का कंटेंट बना रखा है तो कॉपीराइट की धाराएं उन्होंने लगानी शुरू कर दी है कुछ वेबसाइट्स पे जहां पर इस तरह के प्रोसीजर दिए हुए हैं। तो यहां पर अगर लीक्ड वर्जन आप यूज कर रहे हैं, दैट मीन कि वो एक अनरिलीज्ड वर्जन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अगर आप उसको इंस्टॉल कर भी लेंगे तो जस्ट वो आपके लिए एक डमी है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा आप अपने डेटा के बारे में सोचें। विंडोज तो आपके पास आना ही आना है एक दिन, तो इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, बाकी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू एंड हाउ योर फैमिली? आई एम फाइन परम, और फैमिली भी एकदम गुड है। सवाल आपके हैं गूगल कोड टू लर्न के बारे में डिटेल में बता दीजिए, और दूसरा सवाल है विंडोज 11 का रिव्यू करना प्लीज। देखो विंडोज 11 का रिव्यू मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑफिशियल बिल्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही इंस्टॉल करके वर्चुअल तरीके से मैं आपको रिव्यू बता दूं तो उसका मेरा मन नहीं है। फालतू में जबरदस्ती रिव्यू बनाते रहें जबकि एक्चुअल चीज हमें पता भी नहीं है। जब ऑफिशियल बिल्ड आ जाएगा तो हम ऑफिशियल तरीके से बातें करेंगे, तब उसको आपके बारे में बताएंगे, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। रही बात गूगल कोड टू लर्न की, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो गूगल की तरफ से हर साल चलाया जाता है, जिसमें आपके पेरेंट या फिर आपका स्कूल रजिस्टर कर सकता है, और आप अपने स्कूल या फिर अपने पेरेंट के माध्यम से गूगल कोड टू लर्न पे प्रोजेक्ट वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस से लेके 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। अलग अलग क्लासेस के ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के आप प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कोड टू लर्न कॉन्टेस्ट 2021 में आएगा, अगस्त सितंबर तक आता है। आपको जस्ट ये वेबसाइट विजिट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट है जो आपने क्रिएट करे हैं वो अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होता है, जिसके बेनिफिट्स आपको काफी सारे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th to 12th कैन रजिस्टर एंड सबमिट प्रोजेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 18+ अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। आप अपने पेरेंट की जगह बनाकर आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट बनाने में और अपलोड करने में। स्टूडेंट इन क्लास 5 to 8 क्रिएट प्रोजेक्ट्स यूजिंग स्क्रैच एंड ऐप इन्वेंटर, फन एंड एक्साइटिंग टूल्स क्रिएटेड बाय एमआईटी, यानी कि एमआईटी ऐप इन्वेंटर का यूज ले सकते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप बिना प्रोग्रामिंग के एंड्रॉइड ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टूल है एमआईटी ऐप इन्वेंटर, आप इसका यूज ले सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं, मुझे नाम शायद यश, जिनका नाम है यश अग्रवाल उनका नाम है, वो एमआईटी ऐप इन्वेंटर से उन्होंने काफी सारी ऐप क्रिएट कर रखी है। ठीक है, उन्होंने मुझे दिखाई भी थी, फेसबुक पे मुझे सेंड करे थे लिंक, काफी सारी ऐप क्रिएट कर रखी है। तो आप भी कर सकते हैं एमआईटी ऐप इन्वेंटर की हेल्प से। आप बिना किसी कोडिंग के आप एमआईटी ऐप इन्वेंटर की यूआई का यूज करके आप यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं अपना गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट करके। स्टूडेंट इन क्लास 9 to 10 कैन क्रिएट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स यूजिंग स्क्रैच, ऐप इन्वेंटर और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग गूगल क्लाउड, ऑटो एमएल, मोर इन्फॉर्मेशन इनसाइट। ठीक है, अगर आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो स्क्रैच, ऐप इन्वेंटर या फिर मशीन लर्निंग पर बेस्ड प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन क्लास 11 एंड 12 क्रिएट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग गूगल क्लाउड, ऑटो एमएल। ठीक है, तो 11th-12th के बच्चे यहाँ पे मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं गूगल क्लाउड, ऑटो एमएल, ऑटो मशीन लर्निंग का यूज करके। ठीक है, और फिर आप जीतते हैं कूल प्राइजेस अगर आप सिलेक्ट होते हैं या फिर आपका नाम शॉर्ट टेस्ट होता है, और प्रोजेक्ट सबमिशन डेट वगैरह आपको दे दी जाती है, हर साल क्या रहती है। ठीक है, और रजिस्टर वगैरह आप कर सकते हैं। तो एक code2learn.withgoogle.com की वेबसाइट है जिसपे आप विजिट करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धार्थ राठौर, भाई सर्वर में किसी सबडोमेन का पाथ रूट डायरेक्टरी में कैसे सेट करते हैं? देखो, अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो तो आजकल तो ये टास्क बहुत आसान हो गया है। अगर आपके पास आपके होस्टिंग सर्विसेज ने cPanel प्रोवाइड कर रखा है तो, और वहां से आप सब डोमेन क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका पाथ वहां पे क्रिएट हो जाता है, रूट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जो आपकी मेन वेबसाइट है उसका अलग रहता है और रूट डायरेक्ट और जो सब डोमेन है उसका अलग रहता है। ठीक है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आपको cPanel से ये क्रिएट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसकी अलग अलग डायरेक्टरी बन जाती है, आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपनी वेबसाइट के एक सब डोमेन बनाया था तो वहां पर ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, तो ऐसा कुछ आपको अलग से कुछ टास्क परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट इज निश्चय बलानी, सर हाउ टू इंस्टॉल वन ड्राइव एंड सर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन वीडियो how you have attached email ID profile pic with Chrome icon in taskbar in your PC, how you have pinned many apps or website below Chrome tab option YouTube। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास Chrome में डायरेक्ट ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम अनस्टॉल वन ड्राइव की बात करें तो वन ड्राइव अगर आपके पास प्रोग्राम एंड फीचर में आपके पास वन ड्राइव का इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा विंडोज 10 में, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर इसको कमांड से या फिर पावर शेल से मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कि किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं विंडोज 11 इंस्टॉलेशन वीडियो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीजन बताया कि मैं यहाँ पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तीसरा, हाउ यू हैव अटैच्ड ईमेल आईडी प्रोफाइल पिक विद क्रोम आइकन एंड टास्क बार इन योर पीसी। जब आप क्रोम में एक नया यूजर ऐड करते हैं अपनी ईमेल आईडी से तो ऑटोमेटिकली वहां पे जब आप ऐड यूजर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाउ यू हैव पिन्ड मैनी एप्स और वेबसाइट बिलो क्रोम टैब ऑप्शन यूट्यूब, वो एक स्पीड डायल है, आपके पास नीचे प्लस का साइन आएगा, उस प्लस पे क्लिक करेंगे, आप लिंक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड डायल आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके, वो मैं आपको करके बता दूंगा। नेक्स्ट इज रॉकी प्रसाद, सर अडोब फोटोशॉप पर वीडियोस बनाएं A to Z विद लेसन विद बेसिक। बिल्कुल बनाएंगे रॉकी, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। ऑब्रॉय टेक्निकल, हाउ टू ट्रांसफर ईमेल अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी ईमेल्स को ट्रांसफर करके आपको बताया था, वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज मनोज जी राहल रॉय, so please make a video on your intro best tech YouTube channel Bustry Tech, if possible then please make a next video on it, thank you। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल, आफ्टर इफेक्ट के थ्रू मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, उसमें काफी सारी लेयर्स वगैरह आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप आफ्टर इफेक्ट सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज रुद्राक्ष XD29, hey I have PC with activated Windows 7 Pro and 2GB RAM with 512GB hard disk, can I upgrade to free to Windows 10 Home or not। अभी की बात करें तो Windows 7 से अगर आप Windows 10 में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा अपग्रेड के ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑफर था, जो फ्री ऑफर था, वो 2016 में एंड कर दिया गया। इसलिए अगर आप Windows 7 से Windows 10 में ऑफिशियल जेन्युइन वर्जन में आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, तो वहां पर आपको पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है वो। नेक्स्ट इज सोनक घोष रॉक्स, मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंस्टॉल Windows 11 इन Windows 10 यूजिंग Hyper-V। वर्चुअल मशीन की हेल्प से कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज दीपक सिंह, सर मेक वीडियोज ऑन नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर पे कुछ वीडियोज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शोएब, हाउ टू बर्न अ 5.58 GB ISO इमेज इन 2 DVD डिस्क बिकॉज आई हैव नॉट 8 GB कैपेसिटी डिस्क। ISO फाइल तो अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती, तो आप ISO को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका डेटा आप डिवाइड कर लेंगे, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं 2 DVD में डेटा को। अगर उस ISO फाइल में कुछ ऐसा डेटा है जो एक दूसरे से लिंक रखता है तो फिर हमें ISO को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि पहला पार्ट खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट मांग ले, इस तरीके से 2 DVD क्रिएट की जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा एक अलग से वीडियो में, जिसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल डेटा है, सिर्फ ISO में डेटा है, तो ISO को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, WinRAR की हेल्प से कर सकते हैं और उसमें डेटा को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 DVD में। नेक्स्ट इज वरुण सेंगर, सर हाई आई चेक्ड मैक्सिमम सपोर्टेड रैम वाया CMD कमांड
as you suggested, but there is a huge variation between CMD response and product manual. CMD outcome says 32 GB supported and product manual says 12 GB. What to do? आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका बोर्ड इस कमांड को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको प्रॉपर आउटपुट शो नहीं करता है। तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको और क्लैरिफाई करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्थ गोयल, प्लीज टेल समथिंग अबाउट 3D गेम डेवलपमेंट एंड डीप। बिल्कुल जल्दी बताएंगे आपको। बेस्ट फॉर PK, व्हाट आर योर ऑल अर्निंग मेथड्स? ऑफिस, थोड़ा बहुत यूट्यूब जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप भी करता हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, प्रोमो वीडियोस वगैरह बनाने के, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब काम हम करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर टाइम स्पेस होता है तब। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने माइंड को बिजी रखते हैं और इस तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट इज चंदन पंडित, हाउ टू सिग्नेचर ईमेल। सिग्नेचर ईमेल यानी कि ईमेल में आप सिग्नेचर चाह रहे हैं, तो वो तो आपकी ईमेल सेटिंग में डायरेक्ट ऑप्शन आता है, वहां पे आप सिग्नेचर एंटर कर सकते हैं और डायरेक्ट उसमें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको करके बताऊंगा। आपका कोर्स कब तक आएगा? कोर्स मैंने आपको पहले बता ही दिया, मैं पूरा बंच अब एक साथ पोस्ट करूंगा, तो टाइम आप लेके चलिए। अभी मेरे चैनल से एक स्ट्राइक अभी पहले से ही है जो कि 3 महीने से है, अभी जुलाई में हट जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद में अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन अब एक साथ पूरा बंच कोर्स आएगा आपके पास, जिससे कि आपको थोड़ी सी सहूलियत रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिनक्स एंड काली लिनक्स? ब्लैक लिनक्स तो कोई नहीं, ब्लैक आर्क लिनक्स जरूर है जो एडवांस्ड वर्जन है हैकिंग फील्ड में। काली लिनक्स को हैकिंग फील्ड में बिगिनर लोग यूज कर सकते हैं और बेसिकली हैकिंग के लिए यूज किया जाता है काली लिनक्स को, तो ब्लैक आर्क लिनक्स है वो। देन व्हाट इज माउस कोड? माउस कोड भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज माउस को डिजाइन करने में किया गया था। बाकी आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो आप मुझे अपना सवाल क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज द यूनियन बैक रैपर, विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स लाओ। बिल्कुल लाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर माइंड में आए हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, बनाएंगे उनको। Okay, next is Varun Sood. Sir, how to build logic in programming languages? I'm asking this because I'm doing BCA now. I am in second semester. It is going to finish in end of July. In my first and second semester, I have learned 2 programming languages, namely C and C++. But C and C++, but sir, still my logic is not building. Please sir, tell me some tips. देखो, लॉजिक्स क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऑपरेटर्स पे वर्क करें, लॉजिक गेट्स पे वर्क करें, कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क करें। ऑपरेटर्स से ही आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। जहां पे 2 प्लस साइन आ गए, दैट मीन कि आप इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के आप यहाँ पे ऑपरेटर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। किस तरीके के ऑपरेटर किस लैंग्वेज में यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, उसकी मदद से ही आप एक लॉजिक क्रिएट कर पाएंगे। अब सपोज आपको एक लॉजिक क्रिएट करना है, कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं और आप एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई 4 + 5 यानी कि ये बटन दबाऊंगा प्लस ये बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये बटन प्लस ये बटन आउटपुट बराबर दिस। ठीक है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर आउटपुट आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपने 2 ऑपरेटर यूज लिए और एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज दिया। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या? इफ वैल्यू ऑफ दिस बटन प्लस वैल्यू ऑफ दिस बटन इज इक्वल टू वैल्यू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट और ऑपरेटर का मेन रोल है। बाकी आप लूप पे वर्क कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, आपके ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आते जाएंगे। नेक्स्ट इज अक्षत भारद्वाज, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैब एंड इनकॉग्निटो टैब। नॉर्मल टैब आपकी हिस्ट्री को सेव करता है और इनकॉग्निटो टैब हिस्ट्री सेव नहीं करता। लेकिन इनकॉग्निटो टैब में ये जब आप डेटा सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वो आपकी DNS हिस्ट्री में सेव होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मेन डिफरेंस यही है कि जो ब्राउजर की हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती है इनकॉग्निटो टैब में। ऑब्रॉय टेक्निकल, सर हाउ टू कन्वर्ट लॉजिकल इनटू प्राइमरी ड्राइव पार्टीशन। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो मैं आपको Q&A में नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11 विदाउट डेटा लॉस्ट। अगर आप विदाउट डेटा लॉस्ट आप विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो तो तभी पॉसिबल है जब माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड का ऑप्शन दे देगा। तो आपको डेटा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको अपनी ड्राइव फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें लिखा आएगा कि आप विंडोज 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक करेंगे, सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ऐसे ही आपके सिस्टम में OS अपडेट हो जाएगा और आप विंडोज 11 यूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ISO इमेज का यूज करके या फिर कैसे भी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो गाइस चलिए, सवाल तो पूरे हो गए हमारे। आई होप कि ये जो वीडियो है और Q&A है उससे आप संतुष्ट होंगे, जो मैंने आपको जवाब दिए हैं उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। नहीं भी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए